हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो गवर्नर जनरल का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज आपके RO UPPCS के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कर लिया था और 51 से आज करेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था। ए ऑप्शन है अवध, बी झांसी और सी नागपुर और डी सतारा। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अवध। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय के क्रम के बारे में विचार करना है। इसको क्रम बताना है कि कब कहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट झांसी, सेकंड जो है संबलपुर और थर्ड जो दिया हुआ है वो है सतारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 3, 2 फिर 1। सबसे पहले जो है सतारा को विलय किया गया था, उसके बाद में संबलपुर को किया गया था, उसके बाद में झांसी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। ए ऑप्शन था झांसी, बी सतारा और सी करौली, डी संबलपुर। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति स्टार्ट करी थी, विलय की नीति, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं इसको। इसमें जो बी ऑप्शन सतारा है, सबसे पहले इसको हड़पा था। क्वेश्चन नंबर 54, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉर्थ और डी लॉर्ड कर्जन। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो था वो जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। 1948 में लॉर्ड डलहौजी ने, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। इसका वास्तविक नाम जो था वो जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था और डलहौजी ने ही हड़प नीति की शुरुआत करी थी और सबसे पहले हड़पने वाला राज्य था सतारा। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। किसने, मतलब किस शासक ने या किस गवर्नर जनरल ने हड़पा था सिंध को, यानी कि जीता था। तो ये ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो के समय, बी लॉर्ड हार्डी, फिर सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय और डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। यहाँ पर ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। लॉर्ड एलनबरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे आएंगे। फिर इसमें जो है गवर्नर जनरल एलन बैरो के का कार्यकाल जो था वो 1842 से 1844 तक था। उसके बाद में 1843 पर सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। फिर यह जो प्रथम अफगान युद्ध का परिणाम हुआ था, जो कि क्वेश्चन नंबर 56, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था, यानी कि कब कब्जा किया था। तो 1843, फिर 1845 या फिर 1849 या 1854। तो ए ऑप्शन जो है वो 1843 होगा। सिंध पर कब्जा किया था ब्रिटिश ने 1843 में, एलन बैरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक और सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिक्किम का विलय भारत में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य में एक छोटा सा राज्य है और उसके राजा पर यह दोष लगाया गया था उस टाइम पे कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ में दुर्व्यवहार किया है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य को कुछ दूरवर्ती प्रदेश में, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, उनको भारत में मिला लिया था।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए ऑप्शन है जेम्स आउटरम, बी W.H. स्लीमैन, सी बिशप आर हेबर और डी जनरल लो। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जेम्स आउटरम था उस समय अवध में। और उसके बाद में 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। और उसने कहा कि अवध में प्रशासन बहुत ही दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। और आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध को अधिग्रहण का आधार बनाया था। उसके बाद में 1857 में विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे वो हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? ए ऑप्शन डलहौजी, फिर बी कर्जन, सी बेलेजली और डी लिटन। तो भारत में रेल निर्माण का जो दिशा थी वो प्रथम प्रयास जो था वो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रथम रेलवे लाइन जो थी वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? ए हावड़ा और श्रीरामपुर, बी मुंबई थाने, सी मद्रास गुंटूर और डी है दिल्ली और आगरा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मुंबई से थाने 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853, मुंबई से थाने डलहौजी का कार्यकाल। फिर क्वेश्चन नंबर 62, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करी थी? ए ऑप्शन ईस्टर्न रेलवे, बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला और सी मद्रास और डी अवध तिरहुत रेलवे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो था जो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ करी थी। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? ए डफरिन के समय, बी डलहौजी के समय, सी लिटन के समय और डी कर्जन के समय। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, डफरिन के समय। 1885 में तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा जो है इसको अब प्रेजेंट टाइम में म्यांमार बोलते हैं, संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। और ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था और वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के समय ब्रिटिश भारतीय राज्य का प्रमुख विस्तार हुआ था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वॉरेन हेस्टिंग। तो डलहौजी जो थे, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था और सार्वजनिक उपयोग के जो कार्य थे उनके लिए बहुत सा साधन एवं व्यय किया जाने लगा था। जब एक अलग निर्माण विभाग बन गया तो उनके लिए सब साधन और व्यय किया जाने लगा। तो डलहौजी का कार्यकाल था जिसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? ए ऑप्शन डलहौजी, बी कैनिन और सी हेनरी, डी लॉरेंस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिन। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिन जो थे वो 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय में जो 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया, यानी अधिनियमित हुआ। और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था तथा इस अधिनियम के नियम 15
के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और उस विवाह से संपन्न हुए बालक को भी वैध माना गया था। तो यहाँ पर पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू हुआ था और प्रारूप प्रस्तुत किया गया था डलहौजी के समय में। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये ऐसे पूछते हैं और किसके प्रयास से लागू हुआ था, तो वो हुआ था ईश्वरचंद विद्यासागर किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। कौन सा अधिनियम था, 1856। क्वेश्चन नंबर 66, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग ने और सी लॉर्ड बर्नहम ने, डी सर हरकोट बटलर ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो 1857 में तो यहाँ 1857 की मतलब क्रांति हुई थी, जिसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा जो हुई थी वो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के हुए दरबार में प्रथम बार वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को बुलाया था और उनकी उद्घोषणा का पत्र पढ़कर सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, लॉर्ड कैनिंग जो था वो निम्न में से एक भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के टाइम पर भी लॉर्ड कैनिंग था और पुनर्विवाह जो अधिनियम था उस वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही पास हुआ था 1856 में। 1857 में क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, मतलब कहाँ पर सुनाया था इसमें ये बताना है। ए इलाहाबाद, बी कलकत्ता और सी बम्बई, डी मद्रास। तो इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 69, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया था। तो ए ऑप्शन है 1858 भारत सरकार अधिनियम ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से, फिर डी है 1858 में सामग्री की घोषणा से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा 1858 के सामग्री की घोषणा से। जो वहाँ पर महारानी की उद्घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था, उसमें जो है व्यापक परिवर्तन किए गए थे उस समय, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस सब में ये सब रीज़न थे। डलहौजी ने हड़प नीति स्टार्ट कर दी थी, तो जिनका खुद का पुत्र नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र को वो अधिकार ना करने देते थे और खुद उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे। उसके बाद में फिर बदलाव किए गए इस क्रांति के बाद में। तो 1858 में महारानी के घोषणा पत्र के द्वारा परिवर्तन हुआ था और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटपूर्ण स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु तैयार किया गया था। विजय और विलय की नीति पूर्णतः परित्याग कर दी गई थी। देशी राज्यों और शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया था। ए ऑप्शन है 1858, बी 1876 और सी 1877, डी 1885। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1877 होगा। जो राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम थी, रॉयल टाइटल जो था, उसमें ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था। फिर इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी सामग्री घोषित किया गया और इस प्रकार सम्राट एडवर्ड जो था, सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में जॉर्ज पंचम को वर्ष
1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी एलन बरो, सी विलियम बेंटिक और डी जॉन सोर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एलन बरो ने। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और इनका कार्यकाल जो था वो 1842 से 44 तक था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही चूज करना है। ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी बेलेजली चतुराई निष्क्रियता, डी डलहौजी सहायक संधि और डी कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ पर होगा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो स्थायी बंदोबस्त था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी। डलहौजी जो थे वो हड़प नीति स्टार्ट किए थे और बेलेजली जो थे वो सहायक संधि स्टार्ट किए थे। कैनिंग जो था वो तो 1857 की क्रांति के टाइम पे कार्यकाल इसका था और इन्होंने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से कैनिंग का कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? ए ऑप्शन कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी ऑप्शन है वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी बेबगर सिद्धांत और कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो डी ऑप्शन रॉन्ग आंसर होगा। कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता से कोई मतलब नहीं है और ऊपर के चारों सही है। स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी जॉन सोर और डी है लॉर्ड वेलेजली। तो अब बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कॉर्नवालिस जो था वो स्थायी बंदोबस्त उसके कार्यकाल में कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी वेलेजली सहायक संधि और डी जो है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा और ए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, वेलेजली सहायक प्रणाली सही है और डी जो है विलियम बेंटिक 1829 को 17वां रेगुलेशन एक्ट ये भी सही है। और जो हेस्टिंग था, हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इनका 1817 और 1818 में हुआ था। तृतीय आंग्ल युद्ध जो हुआ था वो मराठों को पराजय के पश्चात में हेस्टिंग ने पेशवा की गति 1888 में समाप्त कर दी थी तथा पश्चिमी भारत में स्थित जो पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त जो कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था उन पर राजनैतिक तरह से अधिकार कर लिया। इस तरह तीनों युग्म सही है और सी ऑप्शन जो था वो गलत था। द्वितीय आंग्ल युद्ध की बात करें तो वो जो हुआ था 1803 से 1805 में हुआ था लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे और तृतीय और अंतिम जो हुआ था वो हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ था, वेलेजली के कार्यकाल में हुआ था द्वितीय मराठा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 76, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ए 1858, बी 1880, फिर सी 1861 और डी 1802। तो फिर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को देसी रियासतों के साथ में वर्ष 1817 की अधीनस्थ मतलब 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ए ऑप्शन डेविड ऑक्टर लोनी, बी चार्ल्स मेटकॉक, सी आर्थर वेलेजली और डी जॉन जॉर्ज। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, चार्ल्स मेटकॉक। 1817 से 18 में
अधीनस्थ संधि की बातचीत जो थी वो मेटकॉक ने करी थी। राजपूताना की जो रियासतों के साथ में वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता मेटकॉक ने की थी और लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर सर्वोच्च ब्रिटिश तथा मराठाओं और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंसी चार्ल्स मेटकॉक को वार्ताकार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये सही है। बेलेजली सहायक संधि सही है। जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है। और लॉर्ड हेस्टिंग जो थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध के टाइम पर जो हुआ था वो उनका कार्यकाल था, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल में हुआ था। ये जो था 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया था, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। फिर 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, फिर कुमायूं अल्मोड़ा को जीत लिया गया। उसके बाद में मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया था। फिर जो ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। फिर 2 दिसंबर 1815 को सुगाली की संधि हुई। उसके बाद में जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला इस संधि के द्वारा जिले अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में लिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ए ऑप्शन एलन बरो अवध का विलीनीकरण सही है। गलत है, एलन बरो नहीं था वो अवध का विलीनीकरण, वो था हड़प नीति के थ्रू कुशासन प्रशासन के लिए गलत प्रशासन बता के लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था अवध को। उसके बाद डलहौजी संधि का विलीनीकरण, ये भी गलत है। बेलेजली जो था वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली के कार्यकाल में हुआ था, ये सही ऑप्शन है। एलन बरो जो था वो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त में 1843 में विलय। फिर डलहौजी कुशासन के आरोप ने 1856 में अवध को विलीनीकरण किया। फिर बेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 यानी 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था बेलेजली के कार्यकाल में। फिर लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किया था 1817 से 1818 में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिर यहाँ पे डलहौजी अवध का विलीनीकरण सही है। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी सही है। फिर डफरिन के कार्यकाल में मतलब हुई थी। फिर उसके बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था। फिर लिटन जो था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो ये सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1839 से 42 के मध्य में हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। फिर लिटन के समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 में हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन था विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी मेयो और डी लॉरेंस। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जॉन लॉरेंस जो था उसकी नीति जो थी उसकी चतुराईपूर्ण सक्रियता नीति के साथ में जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ था। फिर चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एडनबरो के कार्यकाल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थकुक के कार्यकाल तक चलती रही और इस नीति को प्रायः लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया गया। फिर क्योंकि इसके वायसराय के कार्यकाल में जो 1864 से 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की स्पष्ट रूपरेखा निश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 82 में है भारत में
अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी? ए लॉर्ड डफरिन, बी लिटन, सी मेयो और डी रिपन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मेयो के कार्यकाल में हुई थी। जो अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1869 से 72 तक उनका कार्यकाल था, तो 72 में प्रारंभ हुई थी। किंतु रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना हुई थी, वो हुई थी 1881 में, जिनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जिन्होंने कई सारे नियम बनाए थे, फैक्ट्री अधिनियम वगैरह, इसलिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 83, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना करवाई? रिपन, लिटन और डफरिन, मेयो। तो पहली बार अगर हम पूछते हैं तो फिर 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। उसके बाद नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इस पर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।